हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक वन शॉट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन। ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, विविपेरस होते हैं। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में रिमार्केबल डिफरेंस होता है। स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड मेन के अंदर कंटिन्यू रहती है बट वुमेन के अंदर रुक जाती है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, जिसे हम मेनोपोज भी कहते हैं। अगर हम इन सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की एक सीक्वेंस देखना चाहें तो सबसे पहले गमीटोजेनेसिस होगी, मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है। इंसेमिनेशन होगी यानी स्पर्म का ट्रांसफर होगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। फर्टिलाइजेशन होगी यानी मेल गमीट और फीमेल गमीट का फ्यूजन होगा जिसकी वजह से जाइगोट बन जाएगा। देन इम्प्लांटेशन होगी, ये जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा और ये जाके अटैच हो जाएगा यूट्रस की वॉल साथ। फिर जेस्टेशन जो कि पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है जहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। और फिर पार्चुरेशन जो कि डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड होता है। पेयर ऑफ टेस्टीज, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। टेस्टीज जो हैं वो बाहर सिचुएटेड होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम उसे बाहर क्यों रखता है? ताकि लो टेम्परेचर मेंटेन कर सके देन द बॉडी टेम्परेचर जो कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टीज ओवल शेप की होती है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, और ये कवर्ड होती है विद डेंस कवरिंग्स। एक टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगी जो कि हाईली कोइल्ड होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके के आपको सेल्स मिलेंगे। पहला स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल है जिसने मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म बनाना है। दूसरा सर्टोली सेल मिलेंगे जो नर्स सेल होते हैं। सर्टोली सेल ही नरिशमेंट देते हैं इन जर्म सेल्स को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के जो रीजन्स होते हैं इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स मिलेंगे, आपको लेडिक सेल्स मिलेंगे, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स मिलेंगे। लेडिक सेल्स का काम होता है सिंथेसाइज करना, सिक्रीट करना टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स जो कि एंड्रोजन्स हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो स्पर्म है बनने के बाद ट्यूबिली रेक्टी में जाती है, देन रीट टेस्टीज में जाती है जो कि नेटवर्क होता है, देन वासा इफ्रेंशिया जो कि थिन होती हैं, देन एपिडाइडमिस वास डिफरेंस जो कि थिक होती हैं, उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट में जाती हैं, देन यूरेथ्रा में जाती हैं, एंड देन फाइनली यूरेथ्रल मीटस से वो पास हो जाती हैं बाहर। एपिडाइडमिस हर टेस्टिस के पीछे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। वास डिफरेंस की बात करूं तो वास डिफरेंस असेंड करता है टू द एब्डोमेन और लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। असेंड करने का मतलब ऊपर जाता है। जैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है स्पर्म को। यूरेथ्रा आपका यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करता है और थ्रू आउट द पेनिस एक्सटेंड करके एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मीटस पे जाकर ओपन अप होता है। पेनिस की बात करें तो वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि स्पेशल टिश्यू का बना हुआ है जो कि इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है जिससे इंसेमिनेशन आपकी फैसिलिटेट होती है। देन यहाँ पे आपका डायग्राम में देखिए यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर यूरेटर, एंड देन यहाँ पर आपका टेस्टीज प्रेजेंट होता है, देन एपिडाइडमिस इसके ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ से ये जो जा रही है असेंड्स टू द एब्डोमेन, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर वास डिफरेंस। देन दिस इज योर पेयर्ड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। देन आपके पास दिस इज योर एजैकुलेटरी डक्ट आ जाती है। उसके बाद दिस इज योर सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि पेयर्ड नहीं है, एक ही होता है, सिंगल होता है। देन आपके पास आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड होता है। उसके बाद दिस होल इज योर यूरेथ्रा एंड दिस इज योर पेनिस। जो पेनिस का नीचे का एनलार्ज्ड पार्ट होता है उसे हम ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं और जो उसके ऊपर का लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है उसे हम फोरस्किन कहते हैं। टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें तो बाहर डेंस कवरिंग है एज मेंशन, ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहर की, अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया होती है। अंदर ये जो कंपार्टमेंट्स हमें दिख रहे हैं ये 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जो कि 1 से 3 हैं, टोटल 750 हो जाती हैं। यहाँ से
देखिए यहाँ पे बनती है स्पर्म, सबसे पहले यहाँ पे गई, दिस इज़ योर ट्यूबुली रेक्टी, उसके बाद इस नेटवर्क में जाती हैं विच इज़ रीट टेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंशिया में, एंड देन दिस एपिडाइडमिस में, उसके बाद वहाँ से वास डिफरेंस के अंदर जाती हैं। वास डिफरेंस से हमने देखा है सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन को लेके इजैकुलेटरी डक्ट में, और फिर यूरेथर से एंड देन यूरेथ्रल मीटस पे जाके ओपन अप हो जाती हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें उससे पहले एक चीज़ और है, यहाँ पे हमने देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। यहाँ पे आपको स्पर्मेटोगोनिया मिल जाएंगे जो कि सेल डिवाइड कर करके आपको फाइनली स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म देंगे, और बीच में ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस देख रहे हो यहाँ पे आपको इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, ये सब कुछ मिलेगा। और ये जो आप डिफरेंट तरीके के सेल्स देख रहे हो, दीज आर योर नर्स सेल विच आर सर्टोली सेल। अब बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। अब जो रिलीज होता है वो सीमेन होता है, ना कि स्पर्म्स। तो स्पर्म्स के अंदर सेमिनल प्लाज्मा जब मिल जाता है तभी हमारा सीमेन जो है वो बनता है। सेमिनल प्लाज्मा इन ग्लैंड्स का काम होता है, ये ग्लैंड्स का काम है सेमिनल प्लाज्मा को बनाना। तो पहला ग्लैंड आता है आपके पास सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर्ड होता है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल है, देन पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इन सबकी सेक्रीशंस ही बनाती हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा किस किस में रिच होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। आई रिपीट, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। सेमिनल प्लाज्मा का काम होता है न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ये स्पर्म को, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है और एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है जिसमें स्पर्म मूव कर सके। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशंस होती हैं वो लुब्रिकेशन भी करती हैं पेनिस की, जिससे भी आपकी इंसेमिनेशन जो होती है वो फैसिलिटेट होती है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करती हूँ तो इसमें पेयर ऑफ ओवरीज आती हैं अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट्स यानी फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस आता है, सर्विक्स आती है, विजाइना आती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आता है जो कि पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। ये सारे चीज़ें, ये सारे पार्ट्स विद द मेमरी ग्लैंड, विद द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, ये सब आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ताकि ये सपोर्ट कर सकें ये सारे प्रोसेसेस को, जैसे कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं जो कि प्रोड्यूस करेंगे फीमेल का गमीट, ओवम और स्टेरॉयड हार्मोन जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। ओवरीज दोनों साइड्स पे लोकेटेड हैं, ये भी पेयर्ड होती हैं, लोअर एब्डोमिनल के दोनों साइड्स पे लोकेटेड होती हैं। हर एक ओवरी आपकी 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है लेंथ के अंदर, और ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल और यूट्रस से बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स से कनेक्टेड होती है। हर एक ओवरी के ऊपर, हर एक ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती हुई आपको थिन एपिथेलियम मिलेगी जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाई है। एंड ओवेरियन स्ट्रोमा की बात करें तो इसका जो बाहर का पेरिफेरल रीजन होगा दैट इज कोल्ड एज कोर्टेक्स, और जो अंदर का इनर रीजन होगा दैट विल बी कोल्ड एज मेडुला। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखें तो इस डायग्राम में ये यूटरस है, यूटरस के बाहर दिस इज योर सर्विक्स एंड विजाइना, और यहाँ पे आपका विजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज योर यूरेथ्रा, यहाँ पर यूरेथ्रा प्रेजेंट है, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज योर इरेक्टाइल टिश्यू विच इज क्लाइटोरिस, यहाँ पे लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा भी प्रेजेंट है, और ये जो पीछे देख रहे हो दिस इज रेक्टम एंड दिस ओपनिंग इज योर एनस। आई होप इट्स क्लियर। जो फीमेल की ओविडक्ट्स हैं यानी फलोपियन ट्यूब है, यूटरस है, विजाइना है, ये सब मिलाकर एक्सेसरी डक्ट्स कहलाती हैं। फलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरीफ्री ऑफ ईच ओवरी, यानी आउटर पार्ट ऑफ द ओवरी से लेकर यूट्रस तक एक्सटेंड करती है फलोपियन ट्यूब। जो पार्ट क्लोजर टू द ओवरी होता है वो एक फनल शेप्ड इनफंडिबुलम होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरी के पास जो ये सारी फलोपियन ट्यूब है, इसका जो सबसे पास वाला ये फनल शेप्ड की इनफंडिबुलम है, इसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच इज फिम्ब्रे जो कि सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। देन एक वाइडर रीजन होता है विच इज कॉल्ड एज एम्प्यूला जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, और फिर जो आपका आता है थिन रीजन जिसका नैरो ल्यूमेन होता है, दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस। ये आपका यूटराइन फंडस कहलाती है, ये आपकी यूट्रस की कैविटी कहलाती है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, अंदर की एंडोमेट्रियम, बीच की
की मायोमीट्रियम, बाहर की पेरीमीट्रियम। एंडोमीट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंजेस के थ्रू जाती हैं थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मायोमेट्रियम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है। पेरीमीट्रियम आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। दिस इज योर सर्विक्स, और ये सर्वाइकल केनाल होती है विच इज़ वेरी थिन एज कम्पेयर टू द विजाइनल केनाल। ये विजाइनल केनाल है और ये आपकी विजाइना होती है। आई होप इट्स क्लियर। कलेक्शन ऑफ ओवम के अंदर ये फिम्बरे हेल्प करते हैं, और एक वाइडर रीजन होता है एम्प्यूला जो कि फर्टिलाइजेशन करता है, और इस्थमस का नैरो ल्यूमेन होता है जो कि यूट्रस से ज्वाइन करता है फिलोपियन ट्यूब को। यूट्रस सिंगल होती है और उसको हम वोम्ब भी कहते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप की होती है, लिगामेंट्स से सपोर्टेड है, पेल्विक वॉल से अटैच्ड है। यूट्रस जो है वो वेजाइना में जाके ओपन होती है थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यानी यूट्रस देन सर्विक्स देन वेजाइना। इन दोनों की केनाल को मिलाकर हम बर्थ केनाल भी कहते हैं, यानी सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइनल केनाल इज इक्वल टू योर बर्थ केनाल। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। जो यूट्रस की वॉल है उसमें 3 लेयर्स हैं, पेरी, मायो और एंडोमीट्रियम, 3 थिक लेयर्स हैं। पेरीमेट्रियम जो होता है वो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है, और मायोमेट्रियम जो होती है वो थिक होती है और लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स है जो कि कंट्रैक्शन कराएगी। एंडोमेट्रियम आपकी ग्लैंडुलर लेयर होती है अंदर की, जो कि साइक्लिक चेंजेस के थ्रू जाती है। आई होप इट्स क्लियर। देन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कि मोन्स प्यूबिस है, जिसके ऊपर फैट और साथ के साथ प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। नीचे आ जाएं अगर हम, तो ये बाहर की जो लिप लाइक फोल्ड्स होते हैं, दिस इज योर लेबिया मेजोरा, एंड जो अंदर के लिप लाइक फोल्ड्स है दिस इज योर लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे आपको मिल जाएगा क्लाइटोरिस जो कि इरेक्टाइल टिश्यू होता है। यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगी यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे मिलेगी आपको वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वो पार्शली कवर्ड होती है हाइमेन के से। वो हाइमेन यूजुअली लाइफ के अंदर फिर बाद में टोर्न आउट भी हो जाता है। देन यहाँ पर आपको मिलेगी यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, और यहाँ पर इसकी साइड पे वेजाइनल ओपनिंग के साइड पे आपको बार्थुलिन ग्लैंड मिलेंगे जिसे हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, एंड इस वाले पार्ट को हम वेस्टिब्यूले कहते हैं। ये जो पार्शली कवर्ड होती है ये हाइमेन से कवर्ड होती है, और यहाँ पे आपको एनल ओपनिंग मिल जाएगी। मोन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कि स्किन प्यूबिक हेयर से कवर्ड है। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स हैं। लेबिया माइनोरा अगेन पेयर्ड फोल्ड्स है जो कि अंदर प्रेजेंट है लेबिया मेजोरा के भी। पार्शली कवर्ड वेजाइना को कौन करता है, हाइमेन। क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू का होता है, जो कि अपर जंक्शन पे लाई करता है टू लेबिया माइनोरा के यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। हाइमेन जो है यूजुअली फर्स्ट कोइटस के टाइम पे ही टोर्न आउट होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स पे, बट वो वैसे जनरली भी टोर्न हो सकता है, टूट सकता है अगर सडन फॉल हो, इंसर्शन हो वेजाइनल टेम्पोन का, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो स्पोर्ट्स के अंदर। और कभी कभी हाइमेन जो है वो परसिस्ट करता है यानी टूटता नहीं है इवन आफ्टर द कोइटस। तो जो प्रेजेंस और एब्सेंस है हाइमेन की वो एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बारे में क्या है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो फीमेल मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। मेमोरी ग्लैंड आपका पेयर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसको 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर डिवाइड करा गया है, जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि मेमोरी एल्वियोलाई होते हैं। ये एल्वियोलाई मिल्क को सेक्रीट भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं अपनी ल्यूमेन, अपनी कैविटी के अंदर। एल्वियोलाई जो है वो ओपन अप करता है देन इन द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, कई सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स बना के मेमोरी डक्ट बनाती हैं और फिर वो एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाती हैं, एंड देन वो लेक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं। लेक्टिफेरस डक्ट के बाद निपल आता है जहाँ से आपका मिल्क एक्सप्रेस या फिर सक किया जा सकता है। यही डायग्राम में है, दीज आर रिब्स, दीज आर मसल्स बिटवीन रिब्स, और ये पेक्टोरियलिस मेजर मसल होती है, ये फैट है, एंड देन ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। ये आपका निपल है, निपल के आसपास का जो डार्कर रीजन होता है उसे हम एरियोला कहते हैं। अब आते हैं गमीटोजेनेसिस पे।
पहले हम मेल्स की बात करते हैं। मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होती है जिनका काम होता है स्पर्म बनाना। अब जो ये प्रोसेस है स्पर्म बनाना, इसी को हम गमीटोजेनेसिस कह रहे हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, और फिर वो मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, फिर वो मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड बनाते हैं। अब स्पर्मेटिड इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं होता, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, वो डिफ्रेंशिएशन करके मेच्योर होके आपकी फाइनल स्पर्म बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये आपका 2n यानी डिप्लॉयड होता है और कंटेंट भी 2 होता है। जब माइटोसिस होता है तो फिर ये 2n पर कंटेंट डबल हो जाता है। फिर ये जब मियोसिस 1 होता है तो ये भी हाफ एंड ये भी हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 में आपका कंटेंट भी हाफ होके नॉर्मल हेप्लॉयड सेल आपका बन जाता है। अब जहाँ पे यहाँ पे ये डबल है कंटेंट जितना है, तो फिर डायड स्टेज, यहाँ पे भी डबल है तो डायड बाकी जगह पे सेम है, जितना n है उतना ही c है, तो मोनाड स्टेज आ जाता है। जो लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, उस स्टेप को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और जो टोटल स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि प्यूबर्टी पे ही शुरू होता है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का बनना इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म यानी आखिरी स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। और यही जो स्पर्म बन जाती है ये एम्बेडेड यानी ये सर्टोली सेल में जाके एम्बेडेड हो जाती है, और फिर जब वो सर्टोली सेल उसे जब रिलीज करता है जब उसकी ज़रूरत होती है, यानी जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलती हैं थ्रू ट्यूबुली रेक्टी रीट टेस्टिस देन वासा एफरेंशिया एपिडाइडमिस वास डिफरेंस, जो भी आपका फ्लो था, जब ये फ्लो बाहर शुरू हो जाता है, रिलीज हो जाता है यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इसी को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट हो रही है। तो प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि प्यूबर्टी पे GnRH जो कि एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये जब इंक्रीज करता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, एक्शन लेता है, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिम्युलेट कर देता है सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स जो कि LH और FSH होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का काम होता है वो लेडिंग सेल्स पे एक्ट करती हैं, जिससे स्टिमुलेट होती है सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स, जिससे कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। FSH एक्ट करती हैं सर्टोली सेल पे, जो कि कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करता है, जैसे कि खाना उन सारे मेल जर्म सेल्स का जिन्होंने इवेंचुअली आपके स्पर्म्स बनाने हैं, जिससे आपकी हेल्प हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस में। यही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, स्पर्मेटोगोनियम था बन के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी, देन स्पर्मेटेड, और फिर फाइनली स्पर्म बन जाते हैं। डिफरेंट जो सेल्स दिख रहे हैं ये सर्टोली सेल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हेड आता है, नेक आता है, मिडिल पीस आता है एंड टेल आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एनवेल्प करता है सारी बॉडी ऑफ स्पर्म को, यानी पूरी बॉडी को कवर करता है। स्पर्म के हेड के पास एक लंबा एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जो कि जिसका इंटीरियर पोर्शन जो है वो कवर्ड होता है बाय एक्रोजोम। एक्रोजोम उसके आगे वाला पोर्शन यानी एंटीरियर पोर्शन को कवर करता है। एक्रोजोम है होता क्या है बेसिकली, एक्रोजोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं एक्रोजोम के अंदर जो एंजाइम्स पड़े हैं। एक्रोजोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मिडिल पीस की बात करें तो उसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि टेल जो है वो मूव कर सके, स्पर्म मूव कर सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। मेल जो है वो अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग वन कोइटस। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म जो रिलीज हो रही हैं उनकी नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, और उन 60% के 40% ऑफ देम शुड शो विगरस मोटिलिटी। अच्छी मोटिलिटी उनको शो करनी पड़ेगी। 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% ऑफ देम शुड शो विगरस मोटिलिटी। जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं उनका फंक्शन होता है कि वो एंड्रोजन्स को मेंटेन कर सके और इनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एंड्रोजन्स से, कितना स्पर्म रिलीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत कुछ।
स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका पूरा हेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर रहा है पूरी बॉडी को। ये एक्रोजोम है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर न्यूक्लियस जिसके अंदर क्रोमोसोम मटेरियल है। दिस इज नेक, दिस इज द मिडिल पीस, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि एनर्जी सोर्स दे रहा है। दिस इज द टेल, और ये आपका एंड पीस लास्ट में प्रेजेंट है। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के अंदर oogenesis होता है, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेच्योर फीमेल गमीट फ्रॉम oogonia। oogonia से मेच्योर फीमेल गमीट का बनना। फीटल लाइफ में ये oogonia ग्रोथ फेज में जाके प्राइमरी oocyte तो बन जाता है, और जब इसके ऊपर एक लेयर ऑफ थीका सेल डेवलप हो जाती है तो हम इसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये मियोसिस 1 जब करना शुरू करता है तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में उसे अरेस्ट कर दिया जाता है। फिर जब प्यूबर्टी हिट होती है तो ये प्राइमरी फॉलिकल की मियोसिस 1 तो कंप्लीट होती है, और साथ में उसके ऊपर कई सारे ग्रेन्युलोसा सेल आ जाते हैं, और वो बना देता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। बट यहाँ पर अभी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस 1 कंटिन्यू हो रही है। जो यहाँ पे अरेस्ट हुई थी वो शुरू हो चुकी है, कंटिन्यू हो चुकी है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही होता है, पर एक नया थीका आ जाता है। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 और आगे बढ़ती है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है मियोसिस 1। मियोसिस 1 जब और आगे बढ़ती है तो आपका टर्जरी फॉलिकल बन जाता है। ये जो टर्जरी फॉलिकल है, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte ही होता है। जो मियोसिस 1 कंप्लीट हो रही है ना, वो बेसिकली टर्जरी फॉलिकल में ही कंप्लीट होती है। टर्जरी फॉलिकल में होता क्या, हम कैसे बोलते हैं, एंट्रम डेवलप हो जाता है जो कि एक फ्लूइड कैविटी है। थीका जो बना था वो एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो जाता है, और यही टर्जरी फॉलिकल के अंदर ही ये मियोसिस 1 जो कब से चलती आ रही थी, यहाँ पे आके अरेस्ट हुई थी और यहाँ पे चलती जा रही है। ये मियोसिस 1 फाइनली कंप्लीट होती है टर्जरी फॉलिकल में, यानी मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाती है तो आपका टर्जरी फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte जो है वो बन जाता है। यही आगे मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, और ग्राफियन फॉलिकल जब मियोसिस 2 करने लगता है तो ये मेटाफेज 2 स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाता है। अब क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल जो है, ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होती है फीमेल के अंदर तो उसका सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल आता है। जो सेकेंडरी oocyte था वो बाहर निकल आता है, जिसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा उस सेकेंडरी oocyte को कवर कर रही होती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन होती है तभी वो जो मियोसिस 2 शुरू हुई थी ना, वो कंप्लीट होकर ओवम बनाती है। अगर स्पर्म नहीं आएगा तो ये सेकेंडरी oocyte की कभी मियोसिस 2 पूरी नहीं होगी और ये डीजेनरेट हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल क्या क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte निकाल दिया, जो बच गया वो क्या बन जाएगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा जब वो सेकेंडरी oocyte को रिमूव कर देगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डीजेनरेट होके एक वाइट स्कार लाइक कॉर्पस एल्बिकन बना देता है। पर अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये परसिस्ट करता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम फिर डीजेनरेट नहीं करता, क्योंकि HCG रिलीज होने लग जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है पूरी प्रेगनेंसी में परसिस्ट करेगा और रिलीज करता रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन पूरी प्रेगनेंसी के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। तो मियोसिस 1 जो यहाँ पे आके अरेस्ट हुई थी, ये फाइनली कब कंप्लीट होती है, टर्जरी फॉलिकल के अंदर जाके कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें इसकी तो oogonia आपका जो है वो माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाता है, और मियोसिस 1 करके ये सेकेंडरी oocyte बनाता है। पर ये मियोसिस 1 अरेस्टेड थी जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाई, प्रोफेज 1 स्टेज पे ये अरेस्टेड था। सेकेंडरी oocyte बनाती है और साथ में एक पोलर बॉडी बनाती है। ये पोलर बॉडी क्या है, इसने डिवीजन तो करना था, तो इसने चाहा कि सेकेंडरी oocyte के पास मेजर साइटोप्लाज्म का बल्क रह जाए ताकि ज़्यादा न्यूट्रिशन आए, उसकी फर्दर डेवलपमेंट करनी है जाइगोट की। तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनाते हैं, यानी कि बस सिर्फ कंटेंट को, न्यूक्लियर इसको हैप्लॉइड करने के लिए हम डिवीजन कर रहे हैं, पर सारा साइटोप्लाज्म जो है ऐसी डिवीजन करता है कि ये पोलर बॉडी और ये पूरा सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte और पहली पोलर बॉडी। फिर मियोसिस 2 जब ये करता है तो इसको हम अरेस्ट कर देते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती है मेटाफेज 2 स्टेज पे। और फिर जब मियोसिस 2 पूरी होती है तो ओवम बनती है और साथ में फिर बनना होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है।
अब बात करें, ये 2N2C था मोनाड स्टेज, यहाँ पे ये माइटोसिस करके कंटेंट डबल हो गया, फिर जब मियोसिस 1 हुई दोनों हाफ हो गया, ये भी डायड स्टेज रहेगा, एंड देन जब मियोसिस 2 हुई तो ये आपका कंटेंट हाफ हो गया और आपका ये डायड से मोनाड स्टेज हो गया। आई होप इट्स क्लियर। जो सेकेंडरी oocyte है वो क्यों उसके साथ पोलर बॉडी क्यों बनी, क्योंकि उसको रिटेन करना था सारा न्यूट्रिएंट रिच बल्क साइटोप्लाज्म का, इसलिए वो एक टाइनी पोलर बॉडी बना देता है, अनइक्वल मियोटिक डिवीजन करता है ताकि मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो प्रिजर्व हो जाए, ताकि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। oogenesis जो है वो ओवरी में स्टार्ट होती है और फिलोपियन ट्यूब में जाके खत्म होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि खत्म तो तब होगी ना जब ओवम बनेगा, ओवम तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हमारी फिलोपियन ट्यूब में होती है। तो oogenesis जो है वो स्टार्ट ओवरी में होती है बट कंप्लीट फिलोपियन ट्यूब में ही होती है। इस डायग्राम की बात करें तो ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइमरी फॉलिकल, ये टर्जरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम आ चुका है, ग्राफियन फॉलिकल दिख रहा होगा, देन ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर रहे हैं, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करते हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अच्छा, अब जो oogonia है ना, कपल ऑफ मिलियन oogonia प्रेजेंट होते हैं फीटल ओवरी के अंदर, कोई oogonia आफ्टर बर्थ ऐड नहीं होता, बट बर्थ होने से प्यूबर्टी तक कई सारे, वो उन्होंने प्राइमरी फॉलिकल बनाया ना बर्थ से प्यूबर्टी तक, तो वो कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं इस फेज के अंदर, इसीलिए जब प्यूबर्टी हिट होती है तो 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं ईच ओवरी के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, oogenesis जो है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है, सिर्फ एक ही फंक्शनल ओवम होता है जो कि बनता है फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte, डिविजन्स अनइक्वल होती है ताकि बल्क हम प्रिजर्व कर सके, पोलर बॉडीज कंजर्व करती हैं साइटोप्लाज्म को, ओवम तक पहुंचाती हैं ताकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलपमेंट में सपोर्ट मिल जाए। मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसके अंदर दिखाया गया स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन फर्स्ट मियोटिक से सेकेंडरी और फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन से स्पर्मेटिड और फिर डिफरेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे 46 थी क्रोमोजोम, यहाँ पे आके 23 हो गए, यानी हेप्लॉइड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे oogonia ने माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte बनाया, यहाँ पे आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, फिर जब मियोसिस 2 हुआ तो ओवम बना और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। मेंस्ट्रुअल साइकिल की इंट्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल प्राइमेट्स की, मंकीज, एप्स, ह्यूमन, इसी को ही हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी पे होती है जिसे हम मेनार्क कहते हैं। एवरेज साइकिल की लेंथ 28 to 29 डेज होती है। साइकिल की लेंथ को हम कैसे काउंट करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ वन मेंस्ट्रुएशन टू द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन को हम काउंट करते हैं। एक ओवम रिलीज होता है पर साइकिल, यूजुअली बीच में होता है साइकिल के, अगर किसी वुमेन की 30 डेज की साइकिल है तो 15th डे पे आपका ओवम रिलीज हो रहा, ओवम नहीं बोलूँगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एनसीईआरटी कंट्रोवर्शियल बात बोलती है। साइकिल्स जो हैं वो कंटिन्यू रहती हैं मेनार्क से लेकर मेनोपोज में, आफ्टर 30 डेज के गैप पे 28-29 हर वुमेन के थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। मेनोपोज जो होता है वो अकर करता है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स ऑफ द एज पे, जब सारे प्राइमरी फॉलिकल्स ही खत्म हो जाते हैं तो फिर आपका मेनोपोज हो जाता है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट करती है कि एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज अभी चल रहा है। यहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल हाइजीन लिखा है जो कि बहुत सिंपल सा है, यू कैन रीड दिस। एंड देन अगर हम बात करते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 3 से 5 दिन का होता है फर्स्ट डे से, पहला फेज इसी को ही मानते हैं। इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है क्योंकि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी यूट्रस की वो ब्रेक डाउन होती है, ब्लड बाहर आता है, टिश्यूज बाहर आते हैं, म्यूकस बाहर आते हैं, ये सब कुछ डिस्चार्ज होता है थ्रू वेजाइना। हार्मोनल रीज़न क्या है इसका, अगर हम देखें कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो चुका है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम को कोई रख नहीं पाया, HCG रहा आया ही नहीं, प्लेसेंटा ही नहीं बना, तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका डीजेनरेट हो जाता है। इसकी वजह से प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्रोजन लेवल एकदम से कम हो जाता है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही तो मेंटेन कर रहा था।
जैसे ये एकदम से कम होते हैं, आपकी जो एंडोमेट्रियम है, अंदर की जो लेयर होती है, वो सारी शेड होना शुरू हो जाती है और वो वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। एनसीईआरटी का क्या कहना है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो तभी होती है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती तो इम्प्लांटेशन होती तो आपका प्लेसेंटा बनता, प्लेसेंटा HCG बनाता था और वो कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट ना होने देता, तो फिर ये सब कुछ होता ही ना। मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द न्यू साइकिल, यानी नई साइकिल अब शुरू हो रही है। फेज 2 की बात करें तो उसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, विच इज प्रोलिफरेटिव फेज। यहाँ पे डे 6 यानी मेंस्ट्रुएशन के बाद से लेके जब तक ओव्यूलेशन नहीं होती तब तक का फेज होता है। यहाँ पे हम 28 डेज की साइकिल लेके चल रहे हैं तो 6 to 13 डेज आ जाता है। ओवेरियन इवेंट्स की बात करूँ तो प्राइमरी फॉलिकल जो होता है वो ग्रो करता है ओवरी के अंदर, और सेकेंडरी और टर्जरी फॉलिकल भी सारे डेवलप करके बेसिकली इनका टारगेट होता है वही जो हमने पहले पढ़ा, गमीटोजेनेसिस, oogenesis हो रहा है इस टाइम के अंदर। और एक ग्राफियन फॉलिकल फाइनली बन जाता है जिसके पास सेकेंडरी oocyte होता है। वो सेकेंडरी oocyte को रिलीज नहीं करता है, पर रिलीज वो ओव्यूलेटरी फेज में करता है। यहाँ पे आपका FSH जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है क्योंकि ऑब्वियसली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल्स को ही तो स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो फॉलिकुलर FSH जो है वो एंटीरियर प्यूटिट्री से आता है जो कि फॉलिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है। ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं यही एस्ट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है क्योंकि फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर होते जा रहे हैं। ये एस्ट्रोजन ही मेंटेन करके रख रहा है, यही एस्ट्रोजन जो है बेसिकली एस्ट्रोजन का काम होता है जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है उसको बनाना। तो रीजनरेशन एंडोमेट्रियम जो यहाँ पे पूरी टूट गई वो फिर से बनती है, फिर से रीजनरेट होती है। एस्ट्रोजन इसको रीजनरेट करवाता है और यहाँ पे थिकनेस बढ़ती है उस यूट्रस की, ब्लड सप्लाई बढ़ता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज भी बढ़ते हैं। फिर आता है ओव्यूलेटरी फेज यानी ओव्यूलेशन, जो कि अगर 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे पे होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, LH और FSH दोनों होता कैसे है, किस दिन होती है ओव्यूलेशन, कैसे पता चलता है, जब आपकी LH और FSH दोनों की पीक लेवल्स पे होते हैं वैसे तो, बट LH का एक सडन राइज आता है, एक सडन पीक आती है जिसे LH सर्ज कहते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो जाती है। ये जो LH की सर्ज आई इसने धक्का किया कि ग्राफियन फॉलिकल को बोला कि तू सेकेंडरी oocyte को बाहर निकाल दे, तो ये LH सर्ज ने रप्चर कर दिया ग्राफियन फॉलिकल को और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गई ओवरी से। इसी को ही हमने ओव्यूलेशन बोला। और ये जो LH सर्ज है ये बहुत ज़रूरी है ओव्यूलेशन की, वरना नहीं होता। अब आपका आपका जो सेकेंडरी oocyte है वो तो बाहर निकल गया। सेकेंडरी oocyte सिर्फ एक ही दिन रहता है, 24 आवर्स के लिए रहता है अवेलेबल, और उसके बाद वो बाहर जो है डिजेनरेट होके बाहर निकल जाता है। देन आता है आपके पास लास्ट फेज जो कि होता है ल्यूटियल फेज, सेक्रीटरी फेज। ये 15 to 28 होता है जहाँ पे आपकी मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन तब होगी जब कॉर्पस ल्यूटियम आपका डिजेनरेट हो रहा है। देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया है और वो कॉर्पस ल्यूटियम में बन जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो वेट कर रहा है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम तो रहेगा, अगर नहीं होती तो यही अगेन साइकिल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता जाएगा, बट धीरे धीरे वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि HCG आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी इम्प्लांटेशन हुई ही नहीं है। यूट्राइन इवेंट्स में क्या हो रहा है, बेसिकली प्रोजेस्ट्रॉन नहीं एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन इतना हाई नहीं है, प्रोजेस्ट्रॉन मेनली हाई है। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, एस्ट्रोजन ने तो बनाई थी एंडोमेट्रियम की लेयर, प्रोजेस्ट्रॉन का काम होता है वो जो एंडोमेट्रियम लेयर बनी हुई है उसको मेंटेन करके रखता है इन सेक्रीटरी कंडीशन। तो एंडोमेट्रियम आपकी थिक होती है, हाईली वेस्कुलर होती है और सूटेबल होती है इम्प्लांटेशन के लिए, कि जो जाइगोट बना है वो डेवलप करके इम्प्लांट हो जाए, उसकी वेट ही हो रही होती है इतने दिन। अगर वो नहीं होता है तो फिर वही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन कंटिन्यूज विद द मेंस्ट्रुअल फेज आगे आ जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम के फेट की बात करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करता है, कंटिन्यू करता रहेगा अपनी प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन और आपकी एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा, टूटने भी नहीं देगा क्योंकि ये प्रेजेंट होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी रुक जाएगी, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
फर्टिलाइजेशन की बात करें, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन लेवल एकदम से गिर जाएंगे, एंडोमेट्रियम भी सारी डिसइंटीग्रेट होगी और मेंस्ट्रुएशन बिगेन हो जाएगी, नई साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। सेकेंडरी oocyte भी आपका डीजनरेट हो जाएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई। हॉर्मोन्स की बात करें, एफएसएच का काम था फॉलिकुलर को डेवलप कराना, एस्ट्रोजन का काम था एंडोमेट्रियम को बनाना, प्रोलिफरेट कराना, प्रोजेस्टेरोन का काम था उसको मेंटेन करके रखना, एलएच का काम था ओव्यूलेशन कराना एलएच सर्ज के थ्रू। अगर हम बात करें डे वन टू डे 5 आपका मेंस्ट्रुएशन था, 6 to 13 फॉलिकुलर ग्रोथ थी, एस्ट्रोजन यहाँ पे बढ़ा, इन्होंने यूट्रस में एंडोमेट्रियम बनाई थी, ओव्यूलेशन तब हुई जब एलएच का सर्ज हुआ। फिर आपका यहाँ पे इस फेज में कॉर्पस ल्यूटियम ने मेनली फंक्शन किया और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करके उस यूट्रस को जो एंडोमेट्रियम इन्होंने बनाई थी उसको डिसइंटीग्रेट नहीं होने दिया। यही सब कुछ यहाँ पे भी दिया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन के फेज की बात करें तो यहाँ पे आपकी यूट्रस की वॉल देखो ऑलमोस्ट सारी डिसइंटीग्रेट हो रही है, मेंसेस है यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का लेवल ही कम है, एफएसएच थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एलएच। फिर जैसे जैसे फॉलिकुलर फेज में जाते हैं तो आपका एफएसएच एलएच दोनों यहाँ पर प्रेजेंट है और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपकी जो 14th डे है, ये वाला 14th डे, यहाँ पे आपकी एफएसएच एलएच दोनों की पीक आती है, एस्ट्रोजन की भी पीक आती है और यहाँ पे और फिर जो नेक्स्ट ल्यूटियल फेज है यहाँ पे आपका प्रोजेस्टेरोन भी काफ़ी हाई है और एस्ट्रोजन भी अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है, एफएसएच एलएच भी प्रेजेंट है एंड देन ये नेक्स्ट साइकिल यहाँ पे बिगिन हो जाती है। यहाँ पे आपका फॉलिकल जो है डेवलप कर रहा है, जो डेवलपिंग फेज है, फिर ओव्यूलेशन हो रहा है और फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है और ये डीजनरेट होकर फिर कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन यानी ड्यूरिंग द कोइटस सीमेन जो है वो रिलीज होता है वेजाइना के अंदर, इसी को ही इंसेमिनेशन कहते हैं। मोटाइल स्पर्म स्विम करती हैं एक्टिवली, पास करती हैं थ्रू द सर्विक्स, फिर यूट्रस और फिर एम्पुलरी रीजन पे जाके फर्टिलाइजेशन हो जाती है फिलोपियन ट्यूब के। ओवम रिलीज्ड होता है, ओवम को भी ओवरी पे उसी टाइम पे पहुंचना है जहाँ जिस टाइम पे वो पहुंची और एम्पुलरी रीजन पे। तो फर्टिलाइजेशन तब होगी जब दोनों एम्पुलरी रीजन पे साथ में पहुंचेंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे। इसीलिए ऑल कॉपुलेशंस जो हैं वो प्रेगनेंसी को लीड नहीं करती हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइम्स भी पहुंच सकते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम का, यानी कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन को ही हम फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। स्पर्म का फर्स्ट कांटेक्ट आता है जोना पेल्यूसिडा के साथ, क्योंकि जोना पेल्यूसिडा सेकेंडरी oocyte को कवर करके रखती है। ये जो कॉन्टैक्ट है इससे क्या होता है ना, एकदम से चेंज हो जाता है ओवम की मेम्ब्रेन में, जिससे कि क्या होता है ना, जैसी एक स्पर्म ने आके टच कर दिया जोना पेल्यूसिडा को तो फिर पोलिस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए और कोई भी स्पर्म फिर एंटर करने से ब्लॉक करता है, यानी प्रिवेंट करता है कोई और एंट्री ना ले जिससे पोलिस्पर्मी ना हो जाए। इसीलिए एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है एक ओवम को। एक्रोजोमल सेक्रीशंस जो होती हैं स्पर्म की वो से हेल्प करती है। जो एक्रोजोम था आपको याद है स्पर्म के स्ट्रक्चर में, वो एक्रोजोमल सेक्रीशंस जो हैं वो हेल्प कर रही हैं स्पर्म को ताकि वो पेनिट्रेट कर सके जोना पेल्यूसिडा के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और ओवम के अंदर एंटर कर जाए। और जब स्पर्म एंटर कर देगा वैसे ही आपकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी और सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका हेप्लॉइड ओवम बन जाएगा और हेप्लॉइड साथ में सेकेंड पोलर बॉडी भी निकल जाएगी और साथ में आपका हेप्लॉइड स्पर्म होगा। फिर इन दोनों के जब न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो आपका एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। यहाँ पे यही डायग्राम है, ये आपका ओवम है। दिस इज कोल्ड एज द जोना पेल्यूसिडा जो कि बाहर की लेयर है, एंड दिस इज द पेरीविटलाइन स्पेस जो कि ओवम और जोना पेल्यूसिडा के बीच में होती है। और ये जो बाहर के सेल्स है दिस इज योर सेल्स ऑफ कोरियोना रेडिएटा। यहाँ पे स्पर्म आती है, पहले इसको करती है एंड देन द जोना पेल्यूसिडा को पास करके आगे जाती है। सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो फीमेल जो होती है वो XX होती है, मेल XY होता है। तो सारे ओवा जितने भी ओवा हैं फीमेल के अंदर सबके पास X क्रोमोसोम होता है। स्पर्म के अंदर 50% पास X है, 50% पास Y होता है। अगर X वाला जाके फर्टिलाइज करता है तो फिर फीमेल पैदा होती है XX से, अगर Y वाला जाके फर्टिलाइज करता है तो फिर आपको मेल होता है जो कि XY होता है। इसीलिए सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट द मदर।
इन इंडिया ऑफन फीमेल इज ब्लेम्ड। उसके बाद हम बात करते हैं क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन की। क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन के अंदर क्या है, जाइगोट जो है अंडरगो करता है माइटोटिक डिविजन्स को, जिसे हम क्लीवेज कहते हैं, वाइल मूविंग थ्रू इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट टुवर्ड्स यूट्रस, यानी इस्थमस से शुरू होकर यूट्रस तक जाता है, जो कि जाइगोट माइटोटिक डिविजन्स कर करके, क्लीवेज कर करके वो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनाता है। उन सेल्स को ही हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स वाली स्टेज को हम मोरुला कहते हैं। ये जो मोरुला है ये कंटिन्यू करता है डिवाइड करना और फिर ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट ही है जिसने जाके यूट्राइन वॉल के पास जाकर इम्प्लांटेशन करनी है। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर बेसिकली 2 लेयर्स हो जाती हैं। आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और एक अंदर का इनर सेल मास होता है। यही जाके आपका यूटेराइन वॉल के साथ जाके अटैच होगा, इम्प्लांटेशन होगी। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो जाके अटैच हो जाता है एंडोमीट्रियम के साथ यूट्रस की, और इनर सेल मास जो है वो पूरा एम्ब्रियो बनाता है। और जैसे ही अटैचमेंट होती है यूटेराइन सेल्स जो हैं वो फटाफट डिवाइड करके पूरे ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती हैं। अंदर का इनर सेल मास तुरंत 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, जर्म लेयर्स के अंदर, और फटाफट से आपका एम्ब्रियो को बनाना शुरू कर देता है। इस एम्बेडिंग को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन से ही प्रेगनेंसी हो जाती है। यही था, जाइगोट ने क्लीवेज करके ब्लास्टोमियर्स बनाए 2, 4, 8, 16, और 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज को ही मोरुला कहते हैं। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है जिसके पास ट्रोफोब्लास्ट होती है, जो कि यूट्रस में जाके अटैच होनी होती है। इनर सेल मास होता है जिसने एम्ब्रियो बनाना होता है, और इसी को ही इम्प्लांटेशन करते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, यहाँ से आपका ओवरी से बाहर निकला, दिस इज़ योर सेकेंडरी oocyte जो बाहर निकला, और उसके बाद आगे जाके यहाँ पे एम्पुलर रीजन के अंदर फर्टिलाइजेशन हुई तो ओवम बन गया, और फिर यहाँ पे ये सी जो स्टेज है दिस इज़ योर 2 ब्लास्टोमियर्स की स्टेज है, 2 सेल स्टेज है। देन ये 4 ब्लास्टोमियर्स हैं, 4 सेल स्टेज है। उसके बाद जो ई देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ यू कॉल्ड एज मोरुला, क्योंकि 8 सेल्ड हो गया है। फिर उसके बाद आपको 16 सेल स्टेज दिख रही है जो भी आपकी मोरुला ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो जी में दिख रहा है दिस इज योर ब्लास्टोसिस्ट, क्योंकि यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास अलग अलग हो गया। फिर यहाँ पे एच में आप बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, ब्लास्टोसिस्ट ही है जो इम्प्लांटेशन कर रहा है। अब ये यूट्रस की जो वॉल की सेल्स है इसको कवर कर लेंगी पूरा, ये जो इनर सेल मास है ये एम्ब्रियो को बनाना शुरू करेगा। अब जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो बन जाती हैं ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कोरियोनिक विलाय कहते हैं। कोरियोनिक विलाय जो होती है पूरी तरीके से सराउंडेड है यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से, क्योंकि इसको पूरा यूट्रस के सेल्स कवर कर लेती हैं। कोरियोनिक विलाय और यूटेराइन टिश्यू मिलाकर एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बनाती हैं जिसे हम मदर और एम्ब्रियो के बीच का कनेक्शन कहते हैं, जो कि प्लेसेंटा होता है। पहले यहाँ पे मदर होती है, मदर के बाद प्लेसेंटा, एंड देन अम्बिलिकल कोड और फिर एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को कुछ मिलता है तो अम्बिलिकल कोड जो कि प्लेसेंटा से आता है। प्लेसेंटा का फंक्शन देखें तो ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, रिमूवल करता है CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा जो है वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से बाय द अम्बिलिकल कोड, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम। प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि उसने बताया था ना HCG रिलीज करेगा जिससे कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। प्लेसेंटा HCG करता है, साथ में HPL भी करता है, और साथ में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को भी रिलीज करता है। और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में वो रिलैक्सिन को भी सिक्रीट करता है। रिलैक्सिन सिक्रीट करती है, ओवरी करती है। जो HCG HPL रिलैक्सिन है, ये सारे हार्मोन्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो नॉर्मली भी फीमेल में होते हैं, बट ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे मिलते हैं फीमेल के अंदर। तो जो एस्ट्रोजन के लेवल्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब के जो लेवल्स हैं ये इंक्रीज करते हैं सेवरल फोल्ड्स इन मैटरनल ब्लड। ये प्रेगनेंसी के टाइम पर काफ़ी इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनका काफ़ी रोल होता है इन द फीटल की ग्रोथ में, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। देन बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन होती है ये इनर सेल मास जो होता है ये 3 जर्म लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टो बाहर की, मीजो मिडिल की, एंडोडर्म अंदर की। ये तीनों जर्म लेयर्स ही सारे टिश्यूज और सारे ऑर्गन्स को बनाते हैं एडल्ट्स के अंदर।
इनर सेल मास के पास स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके पास एबिलिटी है कि वो सारे टिश्यूज और सारे ऑर्गन्स को बना सके। अब ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जो कि ह्यूमन फीटस का है। यहाँ पे आपको प्लग ऑफ म्यूकस दिखाई देगा सर्विक्स के अंदर, एंड जो आपको ये दिखाई दे रहा है दिस इज योर प्लेसेंटा, प्लेसेंटल विलाय है, और ये आपकी कैविटी है यूट्रस की जो ये दिखाई दे रही है दिस इज यॉक सैक, और ये आपका एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो की अम्बिलिकल कोड है, ये प्लेसेंटल विलाय है, ये आपका एम्ब्रियो है, ये मदर है। वही आ गया मदर, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कोड और एम्ब्रियो। आई होप इट्स क्लियर। देन आते हैं मेजर स्टेजेस क्या है फीटल डेवलपमेंट के। 1 मंथ के बाद हार्ट बन जाता है। हार्ट ही सबसे पहला फर्स्ट साइन होता है ग्रोइंग फीटस का जिसको हम डिटेक्ट करते हैं बाय स्टेथोस्कोप। तो 1 मंथ के बाद हार्ट बनता है और 2nd मंथ के एंड तक लिम्स और डिजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं। और बाय द एंड ऑफ 12th वीक यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जब 3 महीने खत्म हो जाते हैं तो मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन चुका होता है। लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन सब कुछ बन चुका होता है। मोस्टली यहीं पे आपका मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर जो फीटस है बहुत सेंसिटिव होता है टेरेटोजेंस से। टेरेटोजेंस वो चीज़ें होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में नहीं लेनी होती हैं जिससे फीटस के ऊपर काफ़ी फर्क बुरा असर पड़ सकता है, जैसे कि टबाको, एल्कोहल, ये सब कुछ है ना, ड्रग्स एंड ऑल ऑफ दैट। फर्स्ट मूवमेंट जो फीटस की दिखाई देती है हमें फील होती है, दिखाई नहीं देती। फर्स्ट मूवमेंट जो फील होती है फीटस की दैट इज ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स 2nd ट्राइमेस्टर यानी कि 6 मंथ्स के एंड तक बॉडी पूरे फाइन हेयर के साथ कवर्ड होती हैं, आईलिड्स भी सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस बन जाती हैं, और पूरे 9 मंथ्स के बाद फीटस पूरी तरीके से डेवलप्ड होता है, रेडी होता है फॉर कमिंग आउट फॉर डिलीवरी। जेस्टेशन और पार्चुरेशन क्या होता है? एवरेज ड्यूरेशन जो ह्यूमन प्रेगनेंसी का होता है दैट इज 9 मंथ्स ±7 डेज होता है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जैसी प्रेगनेंसी एंड होती है विगरस यूटेराइन कंट्रैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो फीटस है उसकी डिलीवरी हो जाती है, वो बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ को ही हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन का मैकेनिज्म क्या है? पार्चुरेशन इनिशिएटेड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी पार्चुरेशन शुरू होती है बाय अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये जो सिग्नल्स हैं पार्चुरेशन के वो एक फुली डेवलप्ड फीटस देता है और प्लेसेंटा देता है। ये सिग्नल्स की वजह से जैसे ही ये देता है सिग्नल्स, उसकी वजह से एक माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती हैं। इसी को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी फीटस जो है वो बाहर आने के लिए रेडी है तो वो ऐसा सिग्नल दे रहा है, इसकी वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुई। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ना, ये ऑक्सीटोसिन को भी रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन इन सब यूटेराइन मसल्स पे एक्ट करता है और वो जो माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस थी उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है। अब जब ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस फिर स्टिमुलेट करती हैं मोर ऑक्सीटोसिन, जैसे ही स्ट्रॉन्ग हुई वो और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है और फिर और स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। इसे ही हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है, यही स्ट्रॉन्ग फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज कर रही है, फिर वो फिर से स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दिस कंटिन्यूज अंटिल वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो बाहर बेबी का एक्सप्लोजन यानी बेबी को बाहर निकाल देती है थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या थी? सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल। सून आफ्टर द डिलीवरी जो प्लेसेंटा है वो भी एक्सपेल आउट हो जाता है फ्रॉम द यूट्रस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैक्टेशन की। लैक्टेशन क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी थी तब मेमरी ग्लैंड्स जो है वो अंडरगो कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंशिएशन के। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, इसी को ही हम लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन से की वजह से मदर जो अपने न्यू बॉर्न को फीड कर सकती है। कोलोस्ट्रम क्या होता है? मिल्क जो इनिशियल फ्यू डेज के अंदर, लैक्टेशन के इनिशियल फ्यू डेज के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसी को कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये जो कोलोस्ट्रम होता है यानी जो इनिशियल फ्यू डेज का मिल्क होता है, इसके अंदर कई सारी एंटीबॉडीज़ होती है, मेनली IgA प्रेजेंट होती है। ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये बहुत एसेंशियल होती हैं इम्यूनिटी बनाने के लिए न्यूबॉर्न बेबी के। तो न्यूबॉर्न बेबी को यही इम्यूनिटी देती हैं मेजरली।
इम्पोर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की? इनिशियल पीरियड के अंदर इन्फेंट को रेकमेंड करते हैं डॉक्टर्स की करनी चाहिए, बिकॉज ये जो है हेल्दी बेबी को अप ब्रिंग करती है, यानी कि बेसिकली क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए, तो इससे हेल्दी बेबी जो है वो बड़ा होता है। समरी है एनसीईआरटी की, इसको एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैं, वीवी पेरिस हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उस हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया और सेरोटोली सेल प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन कर करके स्पर्म बनाते हैं, सेरोटोली सेल न्यूट्रिशन देते हैं। लेडिग सेल्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लाई करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, जो कि सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स लाइक एंड्रोजन्स, जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं फॉर द फीमेल्स, और ये फीमेल गमीट भी बनाती हैं ओवम, और साथ में स्टेरॉयड हार्मोन यानी ओवेरियन हार्मोन्स भी बनाती हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे बनते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेजाइना, ये सब आपकी एसेसरी डक्ट्स होती हैं। यूट्रस की 3 लेयर्स हैं, पेरी, मायो और एंडो। जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया उसमें ये सब कुछ आता है। मेमरी ग्लैंड जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल की। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, जो कि ट्यूबिली रेक्टेट, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म के पास हेड होता है, हेड के ऊपर एक्रोसोम पड़ा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, नेक होता है, मिडिल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, टेल होता है, एंड पीस होता है, टेल मूवमेंट कराता है, मोटिलिटी देता है। The process of formation of the mature female gamete is called as oogenesis in the ovary. जो reproductive cycle है फीमेल प्राइमेट्स की उसे menstrual cycle कहते हैं। menstrual cycle तभी starts only after attaining a sexual maturation, यानी puberty के बाद ही ये menstrual cycle जो है वो start होती है। ड्यूरिंग दिस ओव्यूलेशन ओनली 1 ओवम इज रिलीज्ड पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक ओवम रिलीज होता है। द साइक्लिक चेंजेस जो ओवरी गो थ्रू करती है इन द यूट्रस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब जो है काफ़ी सारे हॉर्मोन्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, पिट्यूटरी ओवेरियन हॉर्मोन्स से। कोइटस के बाद स्पर्म्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एम्पुला पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो कोइटस के बाद जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एम्पुला में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। XY क्रोमोसोम की प्रेजेंस जो कि स्पर्म बताता है, स्पर्म डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, ना कि मदर करती है। फादर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। जाइगोट जो है वो अंडरगो करता है रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू, जिससे आपका पहले मोरुला बनता है, देन ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है जो कि इम्प्लांटेशन करता है। ट्रोफोब्लास्ट उसका इम्प्लांटेशन करता है। इनर सेल मास जो है वो फ्यूचर में जाकर आपका एम्ब्रियो बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट के पास कोरियोनिक विलाय भी बनते हैं। आफ्टर 9 months ऑफ द प्रेगनेंसी एक फुली फॉर्म्ड फीटस जो होता है वो रेडी हो जाता है फॉर डिलीवरी। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड parturition, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism, जिसके अंदर कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन्स, ऑक्सीटोसिन, ये सब इंक्लूड होते हैं। मेनली ऑक्सीटोसिन होता है। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो कैपेबल हो जाती है मिल्क सेक्रीट करने के आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। न्यूबॉर्न बेबी को मिल्क से फीड किया जाता है बाय द मदर थ्रू लैक्टेशन, इसी को ही लैक्टेशन कहते हैं, ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट इनिशियल फ्यू डेज के मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। I hope it's clear. Thank you for watching.